ठीक है। तो जो हमने सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ी है रिलेशन की, तो रिलेशन में कभी कभार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो कैसे आएगा कि मान लो एक एक रिलेशन दे दिया ए टू बी, और रिलेशन के अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर आपको दे दिए, रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर दे दिए, ट्रू फॉल्स में पूछ लिया कि ये रिलेशन है कि नहीं। तो आपने क्या ध्यान रखना है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर रिलेशन होगा वो ए टू बी, अगर कोई रिलेशन है ए टू बी, तो रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे ही आएंगे। क्लियर होगी जी। तो रिलेशन के अगर रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के अंदर आ रहे हैं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि वो रिलेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका एग्जांपल भी देता हूँ। एग्जांपल मान लो ए एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3, 1 2 ले लिया, बी मैंने ले लिया 4 5, एक मैंने रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया 1 4 2 5, मान लो ये लिखा। तो मैं कहूंगा क्या ये जो रिलेशन है ए टू बी है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे एक नंबर में पूछ लिया कि ये जो रिलेशन ए टू बी है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? आप ऐसे चेक करोगे कि अगर रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ए क्रॉस बी करोगे तो 1 4 भी आएगा और 2 5 भी आएगा। 3 भी दिया हो तो भी क्या क्या किसमें ऐसा। अगर अब एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे तो मान लो 3 1 दे दिया, 3 4 दे दिया, चलो 3 4 ए क्रॉस बी के अंदर आएगा नहीं, तो दैट मीन्स रिलेशन इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे किसके अंदर आने चाहिए, ए क्रॉस बी के अंदर आने चाहिए। कंडीशन साफ साफ चलती है। फिलहाल के ये वाला जो मैंने रिलेशन लिखा है ये रिलेशन ए टू बी नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ ये वाला रिलेशन ए टू बी है, तो आप क्या लिखोगे, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये उसके हिसाब से, अगर किसी ने सब सेट नहीं पढ़ रखा, उसको ये सिंबल नहीं समझ में आता, तो आप ये समझ सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ आर, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ आर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, देयरफॉर रिलेशन, ये रिलेशन जो है वो ए टू बी है। क्लियर होगी चीज? देखो हमारी जो एक्सरसाइज है, अब हम पढ़ रहे हैं 2.3। 2.3 के अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है, जो एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा, उस रिलेशन के अंदर अगर हम कुछ कंडीशन अप्लाई कर दें, कुछ स्पेशल केस, तो वो रिलेशन फंक्शन बन जाता है। मान लो कोई रिलेशन है x2y, अगर उस वो रिलेशन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वो क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। ठीक है जी। अब एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कुछ किस तरीके से। सबसे पहले मैं आपको दो अलग अलग तरीकों से सिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक रिलेशन फंक्शन कैसे बनता है। मतलब ये दो कंडीशन किस तरीके की। एक तो मैं सिखाऊंगा सबसे पहले आपको एरो डायग्राम से। तो एरो डायग्राम से देखो कि क्या है। मान लेते हैं एक रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, x2y, ये मेरा x एलिमेंट है, ये मेरा y एलिमेंट, ये मेरा x सेट है, ये मेरा y सेट है। ठीक है। इस x सेट के अंदर मैं वैसे ही कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लिया ले लिया 1 2 3। ठीक। y सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिया 5 6 7। ठीक। अब रिलेशन के अंदर मैंने क्या करा, 1 को 6 से मैप कर दिया, 2 को 5 से, 3 को 7 से। तो इसका मतलब रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर हो गए इस मैपिंग के अकॉर्डिंग, अगर मैं देखूं तो 1 6 2 5 और 3 7। ठीक है। इतनी बात आपको एरो एरो डायग्राम बना दिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने ये रिलेशन लिख दिया। ये रिलेशन बन रहा है एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग।
अब इसके अंदर अगर मैं ये दो कंडीशन चेक करूंगा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इस रिलेशन को मैं फंक्शन भी कह सकता हूं। अब देखो कैसे, पहली कंडीशन पढ़ो क्या, एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। मगर मान लो कोई इन्होंने जनरल लिखा कि एक जो एक्स सेट के अंदर एक स्मॉल एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है, तो जनरल हमने लिया एक कैपिटल एक्स सेट के अंदर क्या है, स्मॉल एक्स। तो वो कह रहा है कि इसके सारे एलिमेंट के कोरोस्पोंडिंग एक वहां पर वैल्यू जरूर होनी चाहिए, एक वहां पे वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हर एलिमेंट वहां के हर एलिमेंट से प्लॉट हो रहा है, तो यहाँ के हर एलिमेंट के कोरोस्पोंडिंग वाई पर एक वैल्यू है ना, 1 के कोरोस्पोंडिंग भी है, इसके कोरोस्पोंडिंग भी है, इसके कोरोस्पोंडिंग भी है। तो एक्स सेट के जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट की वैल्यू है वाई के अंदर। मतलब समझ में आ गया मेरे पहला पॉइंट। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में कैसे समझाता हूँ, जैसे देखो एक होती है इमेज, एक होती है प्री इमेज। जैसे मान लो 1 की इमेज क्या है वाई सेट में 6, 2 की इमेज क्या है 5, 3 की इमेज क्या है 7। अगर उल्टा देखना है, मैं कहूंगा 5 की प्री इमेज क्या है 2, 6 की प्री इमेज क्या है 1, 7 की प्री इमेज क्या है 3। समझ में आया मेरी। अब मैं कहता हूं अगर यहाँ पे हर एलिमेंट की इमेज होनी जरूरी है, मतलब इसे उल्टा देखो, मान लो अगर मैंने 4 लिख दिया, अब ये आ गई, अब 4 के कोरस्पोंडिंग कोई एलिमेंट नहीं है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज नहीं है, सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तभी वो रिलेशन फंक्शन कहलाया जाएगा। तो अब ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी इमेज नहीं है। फंक्शन क्या कहता है, यहाँ के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए मिनिमम। ठीक हो गया, एक तो बात होगी ये वाली। ये पहली कंडीशन समझ में आई। पहली कंडीशन क्या कहती है, यहाँ पर हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। और दूसरी दूसरी कंडीशन क्या कहती है, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो जैसे मान लो ये 2 है, ये 2 की 5 भी है और 2 की मैंने 6 भी प्लॉट कर दी। एक का मतलब सिंगल इमेज होनी चाहिए, एक तो सबकी होनी चाहिए और सिंगल इमेज हो, एक से ज्यादा ना हो, एक से ज्यादा ना हो। ये मेरी अपनी भाषा में। इन्होंने क्या लिखा है, जैसे मान लो 1,6 है, तो मान लो मैंने लिख दिया 1,7, तो डेट मीन्स 1 की 2 इमेज होगी ना 6 और 7, तो ये भी हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सम इंपोर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ। सबसे पहला फंक्शन पढ़ते हैं हम। सबसे पहला फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। ये आपने एलिमेंट में से पढ़नी है। डेफिनेशन में आपको वैसे फिर भी लिखवा देता हूँ एक बारी। ये हमारा क्या है, इज डिफाइंड बाय is defined by this for all x belong to, यहाँ पर x बिलोंग किससे करता है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन जो है इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि कैसे, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन कैसे याद करोगे, आपके दिमाग में कैसे रहेगा। तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन कैसे, जैसे मान लो आपने x की वैल्यू पुट करी 1, x की वैल्यू 1 पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 पे फंक्शन की वैल्यू 3।
समझ रहे हो? आइडेंटिटी का मतलब सेम, सेम वैल्यू देना, जो पुट करोगे फंक्शन के अंदर वही आंसर आएगा। तो मेरे दिमाग में ऐसे सेट हो गया, आइडेंटिटी का मतलब सेम, इसलिए फंक्शन के अंदर एक्स अप्लाई करा, आंसर आया एक्स। याद हो गया आपको आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी इसके ग्राफ पे। ग्राफ जब आप इसका बनाओगे, ग्राफ बनाना आपको आता ही होगा, एफ ऑफ एक्स को वाई पुट करते हैं जनरली, कैसे कैसे ग्राफ बनाते थे आप? ठीक है, वैसे तो आपको याद करना है ये ग्राफ कैसे है, बट वैसे कैसे करते थे? एक्स की वैल्यू पुट करते थे 0, वाई की वैल्यू 0, आगे एक्स की वैल्यू 1 पुट करने में वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 पुट करने में वाई की वैल्यू 2, इस तरीके से करते थे। और इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये मेरी एक्स एक्सिस आ गई और ये मेरी वाई एक्सिस आ गई। तो आपको ग्राफ क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद इन फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन, रेंज जो हमने रिलेशन में पूछा था वो भी बताते हैं। अब क्योंकि डोमेन और रेंज रिलेशन के अंदर तो अलग चीज है, अब डेफिनेशन समझो पहले। डोमेन और रेंज की एक डेफिनेशन होती है, डोमेन की डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है? डोमेन क्या है? डोमेन इज अ सेट। डोमेन क्या है? सेट। सेट किसका? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y is defined, for which y is defined। अब इसको समझते हैं कि कैसे, मतलब क्या? आपने x की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, कुछ नहीं, मतलब 1 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू 1, y मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 आई। तो फंक्शन की जो वैल्यू आई या y की वैल्यू जो आई वो क्या आई? एक डिफाइंड वैल्यू आई ना। x की वैल्यू पुट करने, x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद y की वैल्यू क्या आई? डिफाइंड। तो जो x की वैल्यू 1 है वो मैं डोमेन में डाल दूंगा। डोमेन क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। x की वो वाली वैल्यूज डोमेन में जाएगी जिसके लिए जब y डिफाइंड आएगा, जिसके लिए y। अब या तो देखो दो ही चीजें होती है, तो y की वैल्यू डिफाइंड आती है या नॉट डिफाइंड आती है। अब नॉट डिफाइंड आती कब है? जब आप x की वैल्यू पुट करो और डिनोमिनेटर 0 आ जाए। किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तभी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है ना। पता है ना यह बात आपको, कि कभी कोई वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होती है? जब डिनोमिनेटर में 0 आता है। इसको छोड़ के सारी डिफाइंड वैल्यू ही आती है। कहने का मतलब है डिनोमिनेटर में x की वो वाली वैल्यू जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 आ जाए, दैट मीन डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो y नॉट डिफाइंड आ रहा है, और y नॉट डिफाइंड आ रहा है तो दैट मीन x की वो वाली वैल्यू मैं डोमेन में नहीं डालने वाला हूं। क्या कहते हो? मेरी बात समझ में आ पा रही है? एक बार ठीक है सुधांशु, कोई डाउट है? बार समझाना कि हमें डोमेन वैल्यू लेनी है y क्या नहीं। यार डोमेन में हमने x की वैल्यू डालनी। डोमेन में, डोमेन एक सेट है, इस सेट के अंदर मैं क्या क्या करूंगा? x की वैल्यू डालूंगा हमेशा। और x की कौन कौन सी वैल्यू डालूंगा कि वो मैं पुट करूंगा, देखूंगा यहाँ पर y नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। x की वो वाली वैल्यूज मैं इसमें डालूंगा डोमेन सेट में जिसके लिए y नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, मतलब y डिफाइंड आना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब आपको ये पता होना चाहिए डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का चक्कर क्या है। डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का मतलब जो नंबर तुम्हें पता है वो डिफाइंड, और जो नंबर तुम्हें नहीं पता वो नॉट डिफाइंड। अब कौन से तुम्हें नंबर जो पता है वो तो तुम्हें पता ही है। अब नॉट डिफाइंड कब होता है आपको ये पता होना चाहिए। नॉट डिफाइंड तब होता है जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए बस।
सिंपल सी बात है। आपने सिर्फ इतना से चेक करना है कि मेरी एक्स की वैल्यू पुट करने के, एक्स जब मैं पुट एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो वाई की वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं आनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, साफ शब्दों में। सही है भाई। सर। तो अब अगर मैं x की वैल्यू देखो यहाँ पे पुट करूं तो डिनोमिनेटर में कुछ भी मैं पुट करता हूँ, x इससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं x की वैल्यू रियल नंबर पुट करूं यहाँ पे, मतलब रियल नंबर मतलब कुछ भी पुट करूं, तो y रियल नंबर ही आएगा, नॉट डिफाइंड तो नहीं आने वाला। कोई ऐसा आपको x की वैल्यू समझ में आ रही है जिसके लिए इसका डिनोमिनेटर जीरो आ जाए? पहली बात तो देखो, x का मतलब होता है x अपॉन वन। x की वैल्यू कहाँ ऊपर पुट होगी, नीचे तो नहीं होने वाली, क्योंकि नीचे तो x है ही नहीं। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा ही नहीं। एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, न्यूमरेटर में पुट करोगे, डिनोमिनेटर तो हमेशा ही वन आएगा। दैट मीन्स एक्स की एक एक्स रियल नंबर, मतलब डोमेन में सारे रियल नंबर आ जाएंगे जितने भी तुम जानते हो। तो अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन तुमसे पूछूं तो डोमेन आप लिखोगे सेट ऑफ रियल नंबर, कैपिटल आर भी लिख सकते हो। कैपिटल आर डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर लिख लेंगे। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं रेंज पे। तो रेंज की डेफिनेशन पहले लिख लो। रेंज क्या होता है? रेंज होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई कोरस्पोंडिंग टू द वैल्यूज ऑफ डोमेन। कोरस्पोंडिंग टू द वैल्यूज ऑफ डोमेन। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। अब मान लो आपका डोमेन में आगे रियल नंबर आ गए, ठीक है। अब जो आप रियल नंबर इसके अंदर पुट करोगे, डोमेन में जो एक्स की वैल्यूज थी, वो एक्स की वैल्यूज अगर आप इसके अंदर पुट करते हो तो वाई की वैल्यूज भी तो आएगी। जैसे मान लो मैंने एक्स की वैल्यू वन पुट करी तो वाई की वैल्यू कितनी आई? तो जो वाई की वैल्यू जितनी भी आएगी वो सारी रेंज में जाएगी। वो सारी वैल्यूज किस में जाएगी? अब रेंज क्या है, एक सेट है, उस सेट के अंदर वाई की वैल्यू जाएगी। वाई की कौन सी वैल्यू जाएगी? जो डोमेन में एक्स की वैल्यूज आपने ली है, और वो डोमेन की एक्स की वैल्यू जो पुट करोगे आप, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपको वाई मिलेंगे, वो सारी वाई की वैल्यूज रेंज के अंदर जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैंने लिया एक्स की वैल्यू वन ली, वाई की वैल्यू वन आई, तो एक्स की वैल्यू वन तो गई डोमेन में, और वाई की वैल्यू वन गई रेंज में। एक्स की वैल्यू मैंने टू पुट करी, वाई की वैल्यू फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, टू, तो ये टू गया डोमेन में और वाई की वैल्यू टू गई रेंज में। समझ में क्लियर समझ में आ रही है ना क्या समझा रहा हूँ? कोई क्लास में ऐसा बच्चा जिस बच्चे को भैया डोमेन और रेंज का समझ नहीं आ रहा, मुझसे पूछ। इसका मतलब है रेंज, अगर मैं तुमसे पूछूं रेंज क्या आनी चाहिए, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर आनी चाहिए, मतलब कैपिटल आर आनी चाहिए।